Hello guys, here we discuss some basic concept of chemistry. क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो हम इससे स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर. इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हर टॉपिक समझाएंगे इस चैप्टर का, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके ऑल फाइनल एग्जाम्स में, नीट जेई में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमें पहले सबसे ज्यादा बेहद जरूरी जानना इस चैप्टर में ये है कि Na, कई जगह आपको बुक में या फिर टीचर्स आपको बताएंगे और लेक्चर में Na क्या चीज है. तो Na को हम डिनोट करते हैं या फिर कहते हैं एवोगाद्रोज नंबर. एवोगाद्रोज साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना लॉ मतलब डिनोट किया था, डिस्क्राइब किया था. तो इन्होंने इसमें एवोगाद्रोज नंबर की डिस्कवरी की थी, तो उसको इन्होंने Na से रिप्रेजेंट किया था. एवोगाद्रो ने अपना लॉ डिस्कवर किया था, उन्होंने एवोगाद्रोज नंबर डिनोट किया था 6.023 इंटू 10⁻23 को Na से. तो आपको याद रखना है, कहीं भी Na लिखा हुआ है तो एवोगाद्रोज नंबर है, जो कि क्या है 6.023 इंटू 10⁻23. तो आइए पहले देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट. पहला है, हमारी हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमें एक डेफिनेशन या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में हमारे लिए जरूरी है ग्राम एटॉमिक मास एंड एवोगाद्रोज लॉ. मोल ऑफ यूनिट विच रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 दैट इज Na, यानी कि एवोगाद्रोज नंबर. पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयन, irrespective of their nature. The number of Avogadros is called Avogadro's number and is represented by Na. The calculation of this number is based on Faraday's law of electrolysis. ये जो Avogadro's का नंबर है या कैलकुलेशन है इस नंबर की, वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन Faraday's laws ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये बेस्ड है आपका फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं. मोल कॉन्सेप्ट का पहले आप एक फॉर्मूला देखिए कि आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए आएगा मास ऑफ वन एटम. वो आपको कोई सा भी कंपाउंड या फिर एटम या मॉलिक्यूल्स दे सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है. तो उसको आपको ये पूछेगा कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम. तो वन एटम का आपको मास फाउंड करने के लिए फॉर्मूला अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करें. मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na. ग्राम एटॉमिक मास से आप डरे नहीं. ग्राम एटॉमिक मास होता है आपका एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक मास, ये है अपॉन Na हमने आपको ही बताया था एवोगाद्रोज नंबर. तो ये फॉर्मूला है. चलिए इसके एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं मास मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन. तो देखिए, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम. हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा मोल कॉन्सेप्ट का, वो उसमें सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम. मास ऑफ वन एटम, जो कि हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था, मास ऑफ वन एटम अब इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास या मास नंबर अपॉन Na, एवोगाद्रोज नंबर. यहाँ पर वो आपसे नाइट्रोजन का पूछ रहा है. मैंने बोला था कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी दे सकता है वो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. वो ग्राम में पूछ रहा है नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन का सिंबल आपको पता ही होगा, N होता है एटम, मॉलिक्यूल N2 होता है, आयंस में आप माइनस होता है, वैसे तो N माइनस होता है, लेकिन कभी कभार कोई भी कंपाउंड में प्लस भी ले लेते हैं. तो एटम आपके पास 9N है और N का आपको एटॉमिक नंबर पता ही होगा 7 होता है. मास नंबर इसका 14 होता है, डबल हो जाता है किसी किसी एटम में. तो 14 इसका मास नंबर है. वो पूछ रहा है कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम. तो आपको मास ऑफ वन एटम निकालना है नाइट्रोजन का इन ग्राम में. तो फॉर्मूला लगाइए, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन Na.
तो एटॉमिक मास हमने अभी आपको बताया, इसका मास एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर या एटॉमिक मास 14 होता है। तो 14 इसको आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो 14। Na अभी बताया था आपको कि एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पर पुट करेंगे 6.02। आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पूरा 3 तक ही लें या फिर 2 डिजिट तक ले सकते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ होता है, अगर आपको किलोग्राम में चेंज करवाना चाहिए तो 1 ग्राम में आपके पास 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। इसका अपोजिट कर ये यहाँ पर ये आएगा, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वो आपसे किलोग्राम पूछता है। 10⁻23 ऊपर गई, प्लस की थी तो माइनस हो गई, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.32 आएगा। ये रहा आपका मोल कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन से आपको सारे फंडे इसके क्लियर हो गए होंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला था मोल कॉन्सेप्ट, पहला टॉपिक था इसका मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड इज वन इज डिस्कस हियर। देखिए सेकंड डिस्कस करते हैं। देन सेकंड टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आपको जानते ही होंगे कि कोई भी डेसिमल में आपके डिजिट दे रखे होंगे कांस्टेंट टर्म, उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की एप्लीकेशन होती है कुछ, उन एप्लीकेशन को आप देख लीजिए। एक बार हम ओरली बता देते हैं, लिखने में तो आप नोट डाउन करते रहिए, हम ओरली बोल देते हैं। All digit are significant except the leading zeros. Zeros to the right of decimal are significant. वो कह रहा है अगर जीरो आपका डेसिमल से पहले आए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 0.62 है तो ये जीरो भी काउंट होगा, डेसिमल से पहले वाला भी काउंट होगा। जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, ओ सॉरी ये डेसिमल के बाद वाला बोल रहा है, राइट वाला। जैसे कि यहाँ 0.062 बोलेंगे तो ये वाला जीरो भी काउंट होगा, आपका राइट वाला डेसिमल के राइट वाला सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। वो उनने एक क्वेश्चन दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब आप पूछेंगे आपने इतनी बड़ी क्यों ली, लेकिन आप क्लास 11 में है तो उसके हिसाब से आपको हार्ड क्वेश्चन लेना पड़ेगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर दे रखी है 6.608792 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट की सिग्निफिकेंट फिगर है। वो आपसे कह रहा है कि इसको राउंड ऑफ करिए 4 डिजिट तक। 4 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करनी है, तो 4 डिजिट हम क्या काउंट करेंगे 1 2 3 4। आप यहाँ पर छोड़ देंगे 6.608, बट दैट इज रॉन्ग आंसर। इसको हम सिग्निफिकेंट या राउंड ऑफ करने के लिए हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास एज द 5th डिजिट 1 2 3 4 5 5th डिजिट इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा है 7 है, देन देयरफॉर द रिजल्ट विल बी एक्सप्रेस्ड इन 1 एड इन दिस बिफोर टर्म्स। अगर आपकी 5th टर्म 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करा रहा है, 5th टर्म आपकी 7 है यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो उससे पहले वाली डिजिट में 5th से 4 वाली पर बिफोर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी 5 से बड़ी है, 5 से छोटी होगी तो वो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर 5 से बड़ी है 7 है, तो 7 को देखिए आप, उसने बोला कि 7 को अगर 5 से बड़ी है तो ऐड कर देंगे, तो 6.609 आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 डिजिट तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आई 6.609। दैट इज क्लियर। सेकंड इज 42.39280, तो इसके लिए 0, तो इसको भी 4 डिजिट तक करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ये, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक, तो 1 2 3 4। भले ही 5 से ग्रेटर है बट ये 9 है और हमें राउंड ऑफ 4 तक करना है, तो हम यहाँ पर इसको 4 तो बना लेंगे बट ये राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे 42.39। दैट इज क्लियर सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड इसका आपके पास टॉपिक होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। दैट इज हमने इसको समझाया है अपनी एक वीडियो में, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री में, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन में या वीडियो के लास्ट में हम आपको इसकी लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पहला था मोल कॉन्सेप्ट, हमने आपको समझा दिया है। सेकंड था सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। थर्ड आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है इस चैप्टर। Fourth topic of this chapter is empirical and molecular formula.
फर्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड इज कंसंट्रेशन टर्म्स, फोर इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गाइज हम आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर क्लास 11 का हर चैप्टर की वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करें। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोचिंग वगैरह में, हम आपको घर बैठे ही ये सुविधा प्राप्त करेंगे, आप स्टडी कर सकते हैं घर बैठे ही। तो देखिए फोर्थ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे क्योंकि इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, इफ मॉलिक्यूलर मास इज 30, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज, मास की परसेंटेज दे रखी है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम एक टेबल बना लेंगे, एक साइड एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, कांस्टेंट, सैंपल, नंबर ऑफ मोल, रेशियो, होल रेशियो। तो देखिए इसको कैलकुलेट, आपको इतनी चीजें लिखनी है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे अभी के लिए, तो आपको ये चीजें रट जाएंगी। एलिमेंट, फर्स्ट आपको एलिमेंट लेना है, फिर परसेंटेज, जो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपके पास एलिमेंट भी परसेंटेज भी, और एटॉमिक मास किसी में दे देते हैं किसी में नहीं देते, तो आपको एटॉमिक मास खुद पता होना चाहिए। कांस्टेंट, सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो, होल रेशियो। तो एलिमेंट हमारे पास 2 हैं, कौन कौन से हैं वो, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जब हमारे पास सिंबल है तो सिंबल से डिनोट करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। परसेंटेज कार्बन की 80% है, हाइड्रोजन की 20%। एटॉमिक मास कार्बन का आपको पता ही होगा 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कांस्टेंट, सैंपल, सैंपल यानी कि इसमें आपको इसके ग्राम में मास लेना पड़ेगा, जो कि आपकी परसेंटेज दे रखी है, ये आपका मास में परसेंटेज दे रखी है, तो यहाँ पर आपको ग्राम में इसकी ऐसी परसेंटेज लेनी पड़ेगी, 80 ग्राम, 20 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास इसका कार्बन का 80 है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका 12 है, तो आपके पास आ जाएगा 6.66। तो हाइड्रोजन का आपके पास गिवन मास 20 है और होता वैसे 1 है, तो आपके पास आ जाएगा 20। सैंपल रेशियो देखेंगे आप, इसको ऐसे बना लेते हैं। सैंपल रेशियो में क्या करना होता है, सैंपल रेशियो में 6.66 एंड 20 आपकी आ चुकी है, तो जो हमारे पास कम होगा इन 2 डिजिट में, या फिर आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड भी आ सकता है, तो उसमें अगर कोई सा भी आपका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो कम वाले को डिवाइड करेंगे, पहले डिजिट को डिवाइड करेंगे कम वाले से, फिर सेकंड डिजिट को भी डिवाइड करेंगे कम वाले से। ये नहीं है कि 20 को 20 से डिवाइड कर देना है, कम वाले से करेंगे। तो 6.66 एज इट इज लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे कम वाले में। तो 20 और 6.6 में कौन सा छोटा है, 6.6, तो इसको इससे ही डिवाइड करेंगे। फिर हम लेंगे 20 अपॉन 6.66 छोटा वाला, तो यहाँ पर इसको काट कर आपके पास 1 आ जाएगा, और अगर हम 20 को 6.6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3। तो यहाँ पर आप रेशियो लिख देंगे 1 एंड 3। तो आपके पास एलिमेंट क्या थे, CH, तो C का आपके पास रेशियो क्या आया, होल रेशियो 1, तो 1 नहीं लिखते हम, डिनोट नहीं करते 1। H का आपके पास क्या रेशियो आया, 3, तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन चुका है CH3। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप N कैसे निकालेंगे, N निकालेंगे आप मॉलिक्यूल्स अपॉन एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स आपके, इसका आप मास निकाल लेंगे, कार्बन का 12, 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 3 15 ग्राम। तो ये आपके पास पूरे कंपाउंड का है, आपको मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड करना है। अगर हम इसका मॉलिक्यूल बना देंगे कंपाउंड का तो 30 अपॉन 15 आएगा, तो इसको काट पीटा मचा के 2 आ जाएगा हमारे पास। तो N की जगह आप 2 पुट कर देंगे,
एन आपको हमेशा याद रखना है मॉलिक्यूल का मास अपॉन एटम का मास, मतलब जो कंपाउंड का पूरा मास है वो उसका डबल कर मॉलिक्यूल का कंपाउंड का मास आएगा वो। तो 2 आ चुका है हमारे पास। एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH3, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनकर आएगा C2H6। अब आप कहेंगे C2H6 कैसा आया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास CH3 है, CH3, तो C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H3 है ऑलरेडी, 2 से करेंगे तो C2H6। यह रहा आपका पास एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब आपके लिए समझना बेहद आसान हो चुका होगा क्योंकि हमने आपको इजीली समझा दिया है एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एलिमेंट लिखना है, परसेंटेज, एटॉमिक मास, कांस्टेंट सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो, होल रेशियो। होल रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो आपने फॉर्मूला निकाला CH3, एन निकाल लिया आपने मॉलिक्यूल्स अपॉन एटम का मास, और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास ये रहा, मल्टीप्लाई करके आपका C2H6 ये जो कि आपके पास आ गया मॉलिकुलर फॉर्मूला। देन आपके 4 टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। 5th टॉपिक हम आपको देखकर अभी तो गाइज इसको 4th पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, हर एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, टेस्ट के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट की पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्टेंट विच इज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन एंड स्टॉप्स द रिएक्शन कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वो कह रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होकर रिएक्शन को स्टॉप कर दे। कोई भी रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम्ड होकर रिएक्शन को स्टॉप कर दे उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो आप एक ऐसी देख लीजिए A प्लस बी इज इक्वल टू C। तो A प्लस बी इज इक्वल टू C है आपके पास। स्टोइकियोमेट्री पहले इसमें देखते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री उसे बोलते हैं जो आपके पास कंपाउंड या फिर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट्स के पहले जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसे आप स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर आपको मोल्स दे रखे होंगे, मोल्स आपको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाते हैं। लेट अस से कि वन कंपनी ऑफ राजन, उसमें वो बनाता है 1000 व्हील, 5000 ब्रेक्स, 1500 स्टीयरिंग्स, 100 इंजन। 1000 व्हील, 5000 ब्रेक्स, 1500 स्टीयरिंग्स एंड 100 इंजन। एक कंपनी है उसमें 1000 व्हील्स बनते हैं, 5000 ब्रेक्स, 1500 स्टीयरिंग्स एंड 100 इंजन। तो उस कंपनी में लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो ये पूछेगा कि कितनी कार बनाएंगे एक दिन में। तो एक दिन में आपके पास कितनी कार होंगी, 1 डे में कितनी कार बनेंगी। तो 1 डे में आपकी 100 कार बनेंगी, 100 इंजन। दैट इज राइट आंसर। 100 कार पर डे बनेंगी क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट 100 है। 100 इंजन भी बना रहे हैं वो, तो इसलिए 100 कार बनेंगी। तो जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बाकी एक्सेस हैं। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए तो गाइज ये आपके पास क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 20 मोल्स ऑफ B, फाइंड द मोल्स ऑफ C। तो आपको ये रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है A + 2B इज गिव टू C। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं कि कितने क्वेश्चन में गिवन है या कितने आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पहले देखने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स A के आपको दे रखे हैं 5 मोल्स ऑफ A, तो 5 मोल A के दे रखे हैं, और B के मोल्स आपको 20 दे रखे हैं। C के आपको निकालने हैं, फिर आपको इसके बाद देखना है कोफिशिएंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, हमने अभी आपको बताया था स्टोइकियोमेट्री वो होगी जो भी किसी रिएक्टेंट से पहले कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी हुई होगी, नंबर लिखा होगा, उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पर A से पहले कोई भी कंपाउंड के आगे या रिएक्टेंट के आगे कोई भी स्टोइकियोमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 मान लेंगे। B से पहले आपका 2 नंबर है तो 2 मान लेंगे। C का हमें मोल्स निकालने हैं। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट फाउंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मोल्स 5 हैं, स्टोइकियोमेट्री आपकी 1 है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 इसका टोटल आंसर आ गया जो कि मोल्स बचे इसके। और यहाँ पर 20 मोल्स हैं। स्टोइकियोमेट्री आपकी 2 दे रखी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा। 5 and 10
5 एंड 10। तो आप बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा तो 5 है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये बनेगा आपका एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास बना 5 वाले की स्टोइकोमेट्री थी 1, तो सी वाले की भी स्टोइकोमेट्री आपकी 1 हो जाएगी, और इससे हम मोल्स निकालेंगे तो n इज इक्वल टू सी अपॉन स्टोइकोमेट्री। तो n आपके पास जो था वो मोल्स जो है A के 5 है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से निकालना है प्रोडक्ट का, लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से प्रोडक्ट का मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के 5 मोल से सी के हमें निकालने हैं, स्टोइकोमेट्री 1 बनी, तो सी के मोल्स आ गए आपके पास 5 मोल्स। दैट इज क्लियर, दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड हमने आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसका हर एक टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को आप कम से कम 4 से 5 बार देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से आपके 4-5 या जितने भी नंबर का आपके पास आएगा पेपर में, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट कर जाएगा। दैट इज क्लियर। आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।